दोस्तों, अभी एमपी पुलिस एस्पिरेंट्स के मन में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। नई परीक्षा नीति आएगी या नहीं, पैटर्न बदलेगा या नहीं, या फिर कंपटीशन कितना बढ़ेगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, एमपीजी के पहले भी इम्पोर्टेंट थी और अगर नई परीक्षा नीति लागू होती है तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पहले जहां एमपीजीके के 3 से 5 क्वेश्चन आते थे, वहीं अब पूरे 25 क्वेश्चन का एक अलग सेक्शन ही बना दिया गया है। इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एमपीजी के पीवाईक्यू सीरीज। और दोस्तों, ये कोई रैंडम पीवाईक्यूज नहीं है। हम आप सबके लिए मेहनत करके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करवाएंगे, बल्कि लास्ट में ये भी एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चंस बार बार किस टॉपिक से आ रहे हैं, एग्जामिनर का फोकस किस एरिया पर ज्यादा है और आपको प्रिपरेशन पर किस टॉपिक पर ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं, स्मार्ट प्रिपरेशन से होता है। और हाँ दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे, तो हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला एमपीजी के पीवाईक्यू सेशन। तो ये रहा आपका पहला सवाल, वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ है? दतिया, ओरछा, इंदौर या भोपाल? दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दतिया। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वीर सिंह देव पैलेस मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। इसे 17वीं सदी में राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। यह बुंदेला वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यह एक 7 मंजिला इमारत है, इसलिए इसे सतखंडा भी बोलते हैं। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर, पेंच, पचमढ़ी या खंडवा? अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जबलपुर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से थे? इंदौर, मैहर, भोपाल या ग्वालियर? दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। अपने आंसर्स कमेंट करते रहिए आप लोग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मैहर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान भारत के महानतम सरोद वादक थे। ये जो थे, ये मैहर जिले से थे, जो अभी हाल ही में सतना से अलग हुआ है। इन्होंने मैहर घराने की स्थापना की थी। ये देखिए, ये है इनकी इमेज। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफा कहाँ है? पचमढ़ी, अमरकंटक, सांची या फिर बांधवगढ़? दोस्तों, आप लोगों का टाइम शुरू होता है। अपने आंसर्स कमेंट करते रहिए। तो इसका सही आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो गुफा है, ये 39 गुफाओं में से सबसे बड़ी गुफा थी बांधवगढ़ की। ये बलुआ पत्थर की पहाड़ियों पर मानव निर्मित गुफा है। दोस्तों, पचमढ़ी में पांडव गुफाएं बहुत फेमस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। माना जाता है कि देवी सती का हार मध्य प्रदेश में कहाँ गिरा था? उज्जैन, ओमकारेश्वर, चित्रकूट या मैहर? दोस्तों, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा मैहर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, माई हार।
मतलब मैया, माई यानी मैया या माता, और हार मतलब हार। देखिए, मान्यता ये है कि जब शिव जी माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे थे तो उनका हार जो है वो गिर गया था, और जहां वो हार गिरा था वहां इस शारदा माई का मंदिर बना है। ये एक त्रिकूट पहाड़ी पर है और यहाँ पे चढ़ने के लिए आपको 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। वहीं दोस्तों उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में हरि सिद्धि माता मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है और ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अहिल्याबाई किला और महल कहाँ स्थित है? महेश्वर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर और मैहर। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट करिए, आपका टाइमर शुरू हो चुका है। तो देखिए इसका सही आंसर है महेश्वर। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अहिल्याबाई होलकर का किला नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी याद रखिएगा, ये जो है ये खरगोन जिले में आता है। रानी अहिल्याबाई ने यहाँ से राज्य चलाया। महेश्वरी साड़ियाँ यहाँ की काफी फेमस है और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। गंगा और यमुना नामक रॉक कट टैंक कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है अजयगढ़ किला, चौमुखनाथ टेम्पल, नचना कुठारा पार्वती टेम्पल और रीवा फोर्ट। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है अजयगढ़ किला। तो चलिए इसका कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। अजयगढ़ किला जो है ये पन्ना जिले में है। यहाँ पर चट्टान काटकर 2 जलाशय बनाए गए थे जिनका नाम है गंगा और जमुना। ये चंदेल राजवंश ने बनवाया था। ये आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब देखते हैं नचना कुठारा के बारे में। गुप्त कालीन ये पार्वती मंदिर है और ये जो है ये मूर्ति कला के लिए काफी फेमस है। ये भी पन्ना जिले में है। वहीं चौमुखनाथ मंदिर की बात करें तो ये भी पन्ना जिले में ही स्थित है और ये अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। ये भारत के सबसे पुराने जीवित पत्थरों के मंदिर में से एक है। इस मंदिर में एक अद्भुत 4 मुखी वाले शिवलिंग है। देश में इस तरह का एक अकेला शिवलिंग है जिस पर शिव के 4 अलग अलग रूप उकेरे गए हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक मुखी दत्ता मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? आपके ऑप्शन है ओमकारेश्वर, पचमढ़ी, पीथमपुर या फिर महेश्वर। आप लोगों का समय शुरू हो चुका है। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट करिए। इसका सही उत्तर है महेश्वर और इसे शिवदत्त धाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें प्रीतमपुर की तो एक इंडस्ट्रियल नगर है यानी औद्योगिक नगर है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। डैश नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? केन, नर्मदा, बेतवा या चंबल। दोस्तों आप लोगों का टाइम शुरू हो गया है। कमेंट करते रहिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को एमपी के बारे में कितनी नॉलेज है। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर है ए, केन। वहीं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। केन नदी जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। ये उद्यान बाघ अभ्यारण्य और हीरा खदानों के लिए प्रसिद्ध है। केन बेतवा लिंक परियोजना भी इसी क्षेत्र से जुड़ी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अनेक अजूबों के स्थान के रूप में किस जगह को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अमरकंटक, महेश्वर, चित्रकूट या फिर मंदसौर। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट करते रहिए। देखते हैं एमपी के बारे में कितने लोगों को कितनी नॉलेज है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चित्रकूट। चलिए जान लेते हैं कुछ मुख्य बातें इसके बारे में। चित्रकूट को अनेक अजूबों का स्थान कहते हैं। यह एमपी और यूपी सीमा पर है। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी ने वनवास का बड़ा समय यहीं पर काटा था। कामदगिरी, गुप्त गोदावरी, जानकी कुंड यहाँ के प्रमुख स्थान है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? आपके ऑप्शन है भोपाल, छतरपुर, कटनी या फिर रायसेन। आपका समय शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों आपका सही आंसर है कटनी। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिले में विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर पहाड़ियों से हुआ है। ये नदी कटनी से निकलकर पन्ना होते हुए बहती है और अंत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना लेटेस्ट पेटेंट द्वारा किस वर्ष में हुई? 1933, 1939, 1936, 1942। दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1936। दोस्तों मध्य प्रदेश के 4 हिस्सों में से सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार के लिए नागपुर हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद इस न्यायालय का हिस्सा बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मिला दिया गया। वर्तमान में ये बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के रूप में कार्यरत है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 जनगणना के अनुसार अलीराजपुर की साक्षरता दर लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है 36.6%। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। अलीराजपुर एमपी का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, जिसकी दर लगभग 36.6 है। वहीं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो जबलपुर है और इसकी दर है 81.1%। याद रखिएगा, राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में 74.4 थी। वहीं एमपी की जो साक्षरता दर है वो 69.32% थी। बढ़ते अपने अगले सवाल पर। क्या है अपना अगला सवाल? विशाल बराह विष्णु प्रतिमा और गुप्त शिलालेख स्तंभ वाला प्राचीन स्थल कहाँ है? पाली, बमूरा, एरन या फिर गौरझामर? दोस्तों इसका सही आंसर है एरन। एरन जो है वो सागर जिले में है। ये एक महत्वपूर्ण गुप्तकालीन स्थल है। यहाँ विशाल बराह मूर्ति, भव्य विष्णु प्रतिमा और गुप्त शिलालेख स्तंभ मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं, यह एरन की प्रतिमा सागर में ही स्थित है। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पातालकोट घाटी डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है? तामिया, पेंच, पचमढ़ी या फिर मंदसौर? दोस्तों आपका टाइमर शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता चले कि आपके पास एमपी का नॉलेज कितना है। दोस्तों इसका सही आंसर है तामिया। पातालकोट घाटी छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में है। यह सतपुड़ा में 300 से 1200 फीट गहरी घाट है, जहां भारिया और गौड़ जनजाति रहती हैं। औषधीय जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है ये। वहीं पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यात्रा में व्यक्ति को कर्क रेखा पार करनी होती है? मुरैना से वो ग्वालियर जाएंगे तब, बैतूल से छिंदवाड़ा जाएंगे तब, और भोपाल से सांची जाएंगे या फिर बालाघाट से मंडला जाएंगे? दोस्तों आपका टाइमर शुरू हो चुका है। इतना डीप क्वेश्चंस पूछा जाता है एमपी में, और सोचिए ये पुराने पैटर्न के अनुसार अभी पूछ रहा है। नए पैटर्न में तो क्या ही होगा जब 25 क्वेश्चंस आएंगे। होप नया पैटर्न अभी तो लागू ना हो, बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल टू सांची। कर्क रेखा एमपी से गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, विदिशा, सागर, जबलपुर सहित 14 जिलों से गुजरती है ये रेखा। और ये देखिए, ये भोपाल से सांची जब अपन यात्रा करते हैं, यानी भोपाल से रायसेन यात्रा करते हैं, तो आप सलामतपुर कस्बे के पास कर्क रेखा को पार करते हैं। वहीं मुरैना और मुरैना से ग्वालियर की बात करें तो ये देखिए, ये है कर्क रेखा और ये यहाँ से डिस्टेंस है, तो ये बिल्कुल पार नहीं करती है। अगला ऑप्शन था अपना बैतूल से छिंदवाड़ा। बैतूल से छिंदवाड़ा ये कर्क रेखा, ये बैतूल छिंदवाड़ा है, ये भी गलत। अगला था अपना ऑप्शन बालाघाट से मंडला, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। जबलपुर उच्च न्यायालय की इमारत किस वर्ष स्थापित हुई? 1880, 1876, 1881, 1899? दोस्तों आपका सही आंसर है 1899। चलिए इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट की इमारत 1899 में ब्रिटिश काल में बनी थी और जबलपुर में ही हाई कोर्ट है। इसकी खंडपीठें हैं जो वो ग्वालियर और इंदौर है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निमाड़ के मैदानों के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है? इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर या फिर खंडवा?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंदौर। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। निमाड़ के मैदान में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर जैसे जिले आते हैं। वहीं इंदौर जो है वो मालवा पठार क्षेत्र में आता है। और हाँ, याद रखिएगा निमाड़ जो है वो कपास, केला, प्याज के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र कृष्ण करमारकर का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर? आपका टाइमर शुरू हो चुका है, अपने आंसर कमेंट करिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ग्वालियर। चलिए इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। नरेंद्र कर्माकर प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ हैं। इन्होंने 1984 में कर्माकर एल्गोरिदम बनाया था। इनको जो है फाल्करसन प्राइज में मिला था और ये आईआईटी बॉम्बे और कैलटेक से पढ़े थे। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल, केन, नर्मदा, बेतवा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा। चलिए कुछ चीजें जान लेते हैं। ओरछा जो है वो निवाड़ी जिले में है, बेतवा नदी के किनारे है, जिसकी स्थापना 1501 में रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। यहाँ ओरछा किला है, राम राजा मंदिर है, जहांगीर महल है और चतुर्भुज मंदिर भी यही है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में से सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? शाहजहांपुर, खंडवा, देवास या बुरहानपुर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुरहानपुर। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बुरहानपुर एमपी का सबसे दक्षिणी जिला है, महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, ये ताप्ती नदी के किनारे है, इसे 52 दरगाहों का शहर और मुगल नगर भी कहते हैं। देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना को किसने मंजूरी दी थी? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम? आपका समय शुरू हो चुका है, आंसर देते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉर्ज पंचम। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1936 में नागपुर हाई कोर्ट की स्थापना की लेटर्स पेटेंट पर जॉर्ज पंचम के हस्ताक्षर से थे। जॉर्ज पंचम यूनाइटेड किंगडम के राजा और भारत के सम्राट 1910 से 1936 तक रहे। वही देखिए जॉर्ज जो द्वितीय है वो 18वीं सदी में थे। क्वीन एलिजाबेथ ने जो प्रभार संभाला था वो 1952 के बाद का संभाला था और क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने 16वीं सदी में। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बुरहानपुर भारत का एक प्रमुख डैश उत्पादक जिला है। आपके ऑप्शंस हैं सेब, आम, केला या फिर अनानास। दोस्तों इसका सही आंसर होगा केला, ऑप्शन बी। बुरहानपुर भारत के सबसे बड़े केले उत्पादक जिलों में से एक है। ताप्ती नदी की जलोढ़ मिट्टी केला उत्पादन के लिए काफी अच्छी है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं शिप्रा, कावेरी, नर्मदा या फिर बेतवा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे। ये जो महेश्वर है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? रतलाम, रायसेन, शाहजहांपुर या फिर सागर? दोस्तों जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट कर दीजिए आप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रतलाम। देखिए दोस्तों पहले हमें सिर्फ 4 जिले याद करने रहते थे। सबसे पूर्व में सिंगरौली, उत्तर में सबसे उत्तर में मुरैना, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर और सबसे पश्चिम में अलीराजपुर। लेकिन अब ये लोग लेवल कैसे बढ़ाते हैं, ये लोग बीच के कोई भी जिले दे देंगे 4 ऑप्शंस और उनमें से पूछ लेंगे सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व, सबसे पश्चिम कौन सा है। तो देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 24,
27, 26 या फिर 29? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 सीटें। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 और 2024 दोनों चुनाव में बीजेपी ने अधिकांश सीटें जीती हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। वहीं यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48 और एमपी में सिर्फ 29 ही हैं। देख लेते अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किस जिलों को कहते हैं? सीधी, नरसिंहपुर, आगरमालवा या फिर जबलपुर? अपने आंसर्स कमेंट करते रहिए जिससे मुझे पता चले आपको मध्य प्रदेश की कितनी नॉलेज है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर को मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती जो है बड़े पैमाने पर होती है। नर्मदा और शेर नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी जो है वो काफी उपजाऊ होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। गिर्द क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उथली काली, लाल पीली, जलोढ़ हल्की या फिर गहरी काली? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जलोढ़ हल्की मिट्टी। गिर्द क्षेत्र जो है हमारा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, उत्तरी एमपी में चंबल यमुना नदी द्वारा लाई हल्की जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। ये जो मिट्टी है वो गेहूं और सरसों के लिए उपयुक्त होती है। ये देखिए हमारा ऊपरी भाग है जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वहीं काली मिट्टी निवाड़ और मालवा में पाई जाती है और लाल मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड में। ये हमारा अगला प्रश्न हरदौल डैश क्षेत्र से जुड़ा लोकगीत है? अवध, मिर्जापुर, ब्रज या फिर बुंदेलखंड? अपने आंसर मुझे कमेंट करते रहिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुंदेलखंड। हरदौल बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है। हरदौल ओरछा के राजकुमार थे और इनका जो गीत है वो विवाह और त्योहारों में गाया जाता है। आप इनकी स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राहत इंदौरी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1959? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1952। राहत इंदौरी इंदौर में जन्मे उर्दू शायर थे और लगभग आप सबने इनके बारे में तो सुना ही होगा। इनका जो निधन है वो अगस्त 2020 में कोविड-19 के कारण हुआ था। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अलीराजपुर के लक्ष्मणी तीर्थ मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, पद्म प्रभु स्वामी जी की या फिर भगवान ब्रह्मा जी की? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पद्म प्रभु स्वामी जी की मूर्ति है यहाँ पर। यहाँ जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु स्वामी जी की मूर्ति है। यह एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। और एक चीज और याद रखिएगा, अलीराजपुर 2008 में झाबुआ से अलग होकर नया जिला बना था। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। चतुर्भुज मंदिर जहां पहली बार शून्य लिखा गया था वो कहाँ है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी खजुराहो और ऑप्शन डी ओमकारेश्वर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्वालियर। ग्वालियर किले के चतुर्भुज मंदिर की दीवार पर 876 ईस्वी का शिलालेख है जिसमें शून्य का सबसे पुराना ज्ञात अंकन है। यह गणित के इतिहास में ग्वालियर को विशेष स्थान दिलवाता है। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। कौन सा स्थान दक्षिणी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है?
ऑप्शन ए मांडू, ऑप्शन बी अलीराजपुर, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी बुरहानपुर। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुरहानपुर। इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। बुरहानपुर को दक्कन का द्वार कहते हैं। सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तरी किनारे पर स्थित होने से ये दक्षिण का रणनीतिक मार्ग था। मुगलों ने इसे दक्षिण अभियानों का अड्डा भी बनाया था। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? ऑप्शन ए दमोह, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी उमरिया, ऑप्शन डी शहडोल। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी शहडोल। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। देखिए इसके पहले मैंने जैसा आपको बताया था कि ये बीच के जिले देकर आपसे पूछता है इनमें से सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो इस ऑप्शन में हमारे पास शहडोल, उमरिया, कटनी और दमोह था। तो आप इनमें देख सकते हैं सबसे पूर्वी क्षेत्र में अपना शहडोल है, इसलिए सही उत्तर शहडोल होगा। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 261, ऑप्शन सी 291 और ऑप्शन डी 311। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 230 सीटें। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। ये एक सदनीय विधायिका है। 2023 चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी। वहीं यूपी में 403 और राजस्थान में 200 सीटें हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2016। एमपी राज्य आनंद संस्थान की स्थापना 2016 में एमपी सरकार ने की थी। यह भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा से प्रेरित है। नागरिकों के सुख संतोष बढ़ाना और शासन को जन केंद्रित बनाना इसका उद्देश्य है। तो आज के वीडियो में हमने जो 35 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, तो उनमें हमने क्या पाया है कि एमपी ज्योग्राफी यानी मध्य प्रदेश भूगोल के इसमें लगभग 13 क्वेश्चंस थे, जिनमें रिवर बेस्ड यानी नदियों पर बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो 4 थे। अब नदियों पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, इससे संबंधित आप लोग जब भी नदियां पढ़े तो इनमें ज्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एंड पोजीशन से 4 क्वेश्चंस मिले, यानी कि कौन सा जिला आपके सबसे पूर्वोत्तर में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है, ये सब आपको ध्यान से पढ़ लेना है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है और जो फिजिकल मैप है हमारा मध्य प्रदेश का उसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एग्रीकल्चर, सॉइल एंड एग्रो क्लाइमेट, जिससे हमारे 3 क्वेश्चंस मिले हैं। कौन सी मिट्टी कहाँ से पाई जाती है, कहाँ पर कौन सी फसल ज्यादा होती है या फिर किस चीज का उत्पाद ज्यादा होता है, और जैसे किसी शहर को नरसिंहपुर को हम लोग चीनी का कटोरा बोलते हैं, मतलब फेमस नाम जो है ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना वैली, वाटरफॉल, नेचुरल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस, जो घाटी झरने हैं ये भी आप लोगों को पढ़ लेना, इससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वहीं बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, हिस्ट्री, हेरिटेज, टूरिज्म से रिलेटेड भी इन 35 में से 14 क्वेश्चन थे। दोस्तों मंदिर और धार्मिक स्थल से हमारे 5 क्वेश्चंस थे। जैसे दत्ता टेम्पल के बारे में पूछा गया था, चतुर्भुज मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में है, लक्ष्मणी तीर्थ कहाँ है, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप इनमें ध्यान दे दीजिएगा। अगला पॉइंट है अपना किला महल ऐतिहासिक स्थल से भी हमारे 5 प्रश्न थे। जैसे दतिया का महल था, ओरछा का, बुरहानपुर का, ग्वालियर का, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहीं देख लेते हैं एमपी टूरिज्म और स्ट्रेटेजिक लोकेशन से भी 2 क्वेश्चंस थे, और लोक संस्कृति और म्यूजिक से भी 2 क्वेश्चंस थे। चलिए देखते हैं अपना अगला पॉइंट और कहां से आए हमारे क्वेश्चंस।
पॉलिटी, जुडिशरी, स्टैटिक जीके से भी 5 क्वेश्चंस आए। हाई कोर्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे। आपको यहाँ की एमपी की हाई कोर्ट जबलपुर के साथ साथ आपको नागपुर की हाई कोर्ट भी पढ़ना है, क्योंकि 1956 के पहले वहीं से पूरा कार्य संचालित होता था। वहीं लोकसभा और असेंबली सीट्स देखिए, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस आए थे। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप लिमिटेड पढ़कर भी एक्यूरेट मार्क्स ला सकते हैं। जैसे आपकी लोकसभा सीटें हो गई, विधानसभा सीटें हो गई, राज्यसभा सीटें हो गई, ये सारी आप पढ़ेंगे, इनकी गिनतियां याद रखिएगा और इनके क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। वहीं हम देखें अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, तो जनगणना और फेमस पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि ईएसबी जो है वो फोकस कर रहा है एमपी ज्योग्राफी पे सबसे ज्यादा, जिसमें रिवर, टेम्पल्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन बेस्ड फैक्चुअल एमपीजी के भी डोमिनेटिंग है यहाँ पर। स्मार्ट प्रिपरेशन प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस इज द की ऑफ सक्सेस, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का एमपीजी के पीवाईक्यू सेशन। अब कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 35, और ऑनेस्टली ये भी बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन प्लस एनालिसिस वाला पीवाईक्यू फॉर्मेट कैसा लगा। क्या हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पीवाईक्यू सेशन में। जय हिंद, जय भारत।